हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू द फार्माजेंस क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस चैप्टर में या फिर इस सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके डी फार्मेसी इस कोर्स में है एज पर टू दी न्यू सिलेबस। तो ये हम पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ब्रेन। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं मेनिंजेस के बारे में, मतलब मेनिंजेस होता क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं फोर ब्रेन के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट है आपका ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की हम डेफिनेशन देख लेंगे। सो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट also makes an individual conscious about its surrounding। मतलब नर्वस सिस्टम का एक सिंपल डेफिनेशन ऐसे बताया जाए तो आपके बॉडी को सराउंडिंग के हिसाब से मैनेज करना या फिर कंट्रोल करने का काम आपका नर्वस सिस्टम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर सराउंडिंग में या फिर एटमॉस्फेयर में ठंडी बहुत बढ़ गई है और आपको उस ठंड में सरवाइव करना है, तो आपकी बॉडी या फिर आपका नर्वस सिस्टम आपके बॉडी को ऐसे कमांड देगा या फिर ऐसा कंट्रोलिंग सेंटर्स छोड़ेगा जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर अपने आप एक हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से आप ठंड में सरवाइव कर सकोगे। तो उसके बाद हम देखेंगे सब पॉइंट फीचर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। The it controls all activities of the body and is highly developed system in the body. It consists of brain and spinal cord which works together to control and coordinates the body function. It controls all body functions including voluntary and involuntary body functions। तो फीचर्स हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम का। तो ये बहुत ही इवॉल्व, बहुत ही हाईली डेवलप सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट। मतलब यही एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी में बहुत ही डेवलप्ड है। इसके बाद या फिर इसके अलावा कोई और सिस्टम है नहीं, बल्कि यही एक सिस्टम है जो हमारे बाकी बॉडी सिस्टम है, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, इसको वो कंट्रोल करती है या फिर रेगुलेट करती है। और ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो टाइप ऑफ ऑर्गन्स है। तो पहला ऑर्गन है आपका ब्रेन और सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक साथ काम करते हैं और इन्हीं दोनों को काम करने के साथ ये जो एक सिस्टम क्रिएट करता है, तो उसी सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका वॉलेंट्री एक्टिविटीज भी कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे बॉडी फंक्शंस या फिर ऐसे बॉडी एक्टिविटीज जो कि हमारे विल के कंट्रोल में है। मतलब जब हम चाहे तो हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं या फिर शुरुआत कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब ऐसे ऐसे बॉडी एक्टिविटीज या फिर ऐसे बॉडी फंक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, पर वो परफॉर्म करने के लिए आपका ब्रेन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। जैसे कि आपका ब्रीदिंग हो गया या फिर आपका डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, वो एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है। उसके साथ ही साथ आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब आपका हार्ट का पंप होना या फिर हार्ट बीट्स का कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। और इसी फंक्शन को हम इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The windows of nervous system are the sense organs which get stimulated by the surrounding
एंड पास ऑन द इम्पल्स टू द ब्रेन। मतलब नर्वस सिस्टम मैंने उसके डेफिनेशन में बता दिया था कि नर्वस सिस्टम आपके सराउंडिंग के हिसाब से या फिर सराउंडिंग को नजर रखते हुए आपके बॉडी के अंदर एक चेंजेस लाता है या फिर एक कोऑर्डिनेशन लाता है। तो वो कैसे पता चलता है नर्वस सिस्टम को? तो ऐसे एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते हैं जिसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, जो एक डाटा या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है आपके बॉडी के अंदर से, आपके बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ जो सराउंडिंग में जो भी काम चल रहा है या फिर जो भी घटनाएं हो रही है उसका भी परसेप्शन लेता है ये सेंस ऑर्गन। इसको एक स्टिमुलेशन के द्वारा उसको एक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और वही इम्पल्स आपके ब्रेन के पास पहुंचाता है। फिर ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है, मतलब ब्रेन उसको स्टडी करता है, उस इम्पल्स को स्टडी करता है, जिसके वजह से उसको ये मालूम पड़ता है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और सराउंडिंग में क्या चल रहा है। और उसी इम्पल्स को स्टडी करने के बाद उसको एक मोटर इम्पल्स पास करता है एक मोटर न्यूरॉन के द्वारा, जो कि उस सराउंडिंग को या फिर आपके बॉडी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का या फिर फेवरेबल डिसीजन लेता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इट कैन सेंस द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी and outside the body. This is its sensory function। मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कि आपके बॉडी के अंदर जो भी घटनाएं होती है और साथ ही साथ सराउंडिंग में होती है तो उसको सेंस करने का काम आपका नर्वस सिस्टम करता है। आफ्टर गेटिंग द सेंसेस इट इंटरप्रेट्स देम, thus it act as a interrogative। In response to the interpretation of the senses received, it initiates the action in the different forms like muscular contraction, release of different enzymes or chemical by stimulation of respective organs। मतलब इस फंक्शन को मैं एक सीरीज ऑफ इवेंट में मैं बताना चाहूंगा। तो आपका नर्वस सिस्टम एक सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते रहते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखता है, और साथ ही साथ बॉडी के सराउंडिंग में मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी घटनाएं होती है उसको भी सेंस करता है। उस सेंसेशन को कौन लेके जाता है आपके ब्रेन के पास? वो रहते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स। इसीलिए हम सेंस ऑर्गन्स को विंडोज ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर विंडोज ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। तो वो एक परसीव करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वही इम्पल्स आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा आपके ब्रेन के पास पहुंचता है। फिर ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है, उसे रेट करता है, और एक फेवरेबल डिसीजन, जैसे कि किसी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर कोई एंजाइम या फिर कोई केमिकल का रिलीज करने का काम, ये एक पास ऑन करता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो यही एक फंक्शन है जिसके वजह से नर्वस सिस्टम के वजह से हम या फिर एक ह्यूमन बीइंग बाकी सारे ऑर्गन्स या फिर बाकी सारे एनिमल से एक डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही इवॉल्व, बहुत ही डेवलप्ड है एज कंपेयर टू दी ऑल दी एनिमल्स इन द किंगडम एनिमालिया। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये आपका सेकेंड टॉपिक है या फिर सेकेंड पॉइंट है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड constitute of the central nervous system। CNS is derived from embryonic ectoderm। तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन है। द नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स या फिर थ्री फॉर्म्स। द अपर क्लासिफिकेशन या फिर फर्स्ट
टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम विच इज मेन बाय द सुपीरियर, या फिर उसको हम एक सुपीरियर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसीलिए हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। उसके बाद आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकले हुए हैं या फिर ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो नर्व्स या फिर जो ओरिजिनेट हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड से, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो आपके विसेरल ऑर्गन्स के एक्टिविटी को एनालाइज और रेगुलेट करता है। जैसे कि आपका हार्ट का बीटिंग होना, या फिर आपके पेरिस्टालसिस की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। वो आपके बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हो गया, या फिर आपका सर्कुलेशन हो गया, या फिर आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन हो गया। ये जो सारे मेन वाइटल फंक्शंस है, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद हम देखेंगे एक डायग्राम, एक फ्लो डायग्राम हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का। तो जो सबसे पहला जो नर्वस सिस्टम है, यह फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, which mainly comprises of brain and spinal cord. The second type of nervous system is peripheral nervous system, which mainly constitutes of the nerves which arises or originated from the brain and spinal cord, whereas the autonomic nervous system mainly comprises of only two types of nerves, which is known as sympathetic and parasympathetic nervous system, which mainly functionalize or which functions as the regulation activity of various visceral vital organs of the body, such as respiration, circulation, peristalsis, digestion and excretion. उसके बाद हम देखने वाले हैं मेनिंजेस के बारे में। तो जिनको टाइम सेव करना है, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीधा उस पॉइंट पे क्लिक करके सीधा उस पॉइंट पे जंप कर सकते हो, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। उसके बाद हम देखेंगे मेनिंजेस के बारे में। द ब्रेन and spinal cord is well protected by cranial bones and vertebral columns respectively. They are also surrounded by three membranes known as meninges. The meninges are outer dura mater, middle arachnoid matter and inner pia mater. तो जो आपका ब्रेन, वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेलिकेट है और हाईली डेवलप्ड ऑर्गन है, तो इसको एक प्रोटेक्शन देने का काम मेनिंजेस करता है। तो मेनिंजेस के बाहर आपका ब्रेन बॉक्स या फिर आपका स्कल है, पर स्कल एक उतना अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन या फिर उस अमाउंट की सिक्योरिटी नहीं दे पाता। तो क्रेनियम या फिर स्कल के साथ ही साथ मेनिंजेस नाम का जो एक ऑर्गन है या फिर एक प्रोटेक्शन है, आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को एक फुल प्रूफ 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी शॉक या फिर किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। तो मेनिंजेस 3 टाइप में डिवाइडेड है, या फिर 3 टाइप के है, या फिर उसके 3 लेवल है। तो सबसे बाहर वाला जो मेनिंजा है, उसको हम आउटर ड्यूरा मैटर बोलते हैं। जो मिडल वाला है, उसको हम एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। और जो सबसे इनर वाला जो मैटर है या फिर जो लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर, उसको हम पिया मैटर बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूरा मैटर के बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट मेनिक्स विच इज टफ, थिक एंड फाइबरस।
It is attached to the inner side of the cranium and is protective in function. तो ये जो ड्यूरा मैटर है इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन करने का काम। और ये कौन से या फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है, ये थिक है, ये फाइबरस है और ये टफ है। मतलब ये आपका फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है या फिर इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी पोजीशन आउटर मोस्ट एरिया ऑफ द मेनिंजेस इन एंड इनर साइड ऑफ द क्रेनियम। मतलब स्कल का इनर साइड और आपके मेनिंग्स का आउटर साइड, मतलब ये आउटर मोस्ट पार्ट है आपका मेनिंग्स का। उसके बाद जो मिडल पार्ट है या फिर जो मिडल लेयर है आपकी, इसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर। इट इज मिडल थिन वैस्कुलर formed of reticular connective tissue having spider web like appearance. It is protective and nutritive in function. तो ये एरेक्नोइड मैटर का प्रोटेक्शन करने का काम भी है और साथ ही साथ ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुंचाने का भी काम करता है। और वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है या फिर एक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेटेड हुआ है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे वो एज कंपेयर टू द ड्यूरा मैटर थिन है और वैस्कुलर है, मतलब उसके अंदर खुद का ब्लड सप्लाई है। उसके बाद हम देखेंगे पिया मैटर जो कि इनर मोस्ट है, मतलब आपके ब्रेन को अडर है, मतलब आपके ब्रेन से चिपका हुआ है। ये जो प्रोटेक्शन लेयर है जिसको हम पिया मैटर बोलते हैं। इट इज द इनर मोस्ट थिन मेम्ब्रेन lying in the contact with CNS. It is highly vascular and nutritive in the function. जो पिया मैटर है ये बहुत ही वैस्कुलर है, मतलब ये रिच इन ब्लड वेसल्स है या फिर रिच इन ब्लड सप्लाई है और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The arachnoid matter and the dura matter is separated with subdural space filled with serous fluid. In between pia matter and arachnoid matter, subarachnoid space is filled with CSF. तो जो ये लेयरिंग्स है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर, तो इनके बीच में एक स्पेस है या फिर एक गैप है। जो गैप आपके ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में है, तो उस स्पेस को या फिर उस गैप को हम सब ड्यूरल स्पेस भी बोलते हैं। और वो गैप या फिर वो स्पेस सीरस फ्लूइड से भरी हुई है ताकि वो एक एब्जॉर्प्शन का काम कर सके, मतलब एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और जो स्पेस आपका एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच प्रेजेंट है उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं और वो CSF से भरी हुई है या फिर वो स्पेस CSF से भरी हुई है। तो CSF इस जो शॉर्ट फॉर्म का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट कंटेन्स lymph like watery fluid named as cerebrospinal fluid. It is secreted by choroid plexus and ependymal cells. CSF is alkaline in nature and about 120 ml in adults. So, दो CSF कौन सा सेल सिक्रिट करता है, तो एक्चुअली वो दो टाइप के सेल है जो CSF को सिक्रिट करता है। तो सबसे पहला नाम है उसका कोरोइड प्लेक्सिस और सेकेंड है उसका एपिंडाइमल सेल। और वो एक उसका जो नेचर है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो नेचर है वो अल्कलाइन है और वो आपके सब एरेक्नॉइड स्पेस में कितना प्रेजेंट है, वो है 120 मिलीलीटर्स। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है या फिर जो एक्सेसिव सिक्रीशन रहता है CSF का वो रहता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल में। तो जिनको पता नहीं कि फोर्थ वेंट्रिकल क्या है तो आने वाले समय में हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक डायग्राम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कोरोइड प्लेक्सिस जो कि आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को
सिक्रीट करता है, और जो एक्सेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट हो चुका है तो वो आपके फोर्थ वेंट्रिकल में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम 3 टाइप के जो सेल ऑर्गेनेली है या फिर ऑर्गन से बनी हुई है। तो सबसे पहला है आपका मिड ब्रेन, उसके बाद आपका पॉन्स वरोली, और थर्ड है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से या फिर ये तीनों एक साथ हम उसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम देखेंगे द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो CSF act as a shock absorber and it protects the brain from any mechanical injury. CSF also maintain the constant pressure inside the brain and regulate the temperature. It helps the exchange of nutrients and gases between brain and blood. CSF protects the brain from desiccation। मतलब ये CSF एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है, वो आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल भी कलेक्ट करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, प्रेशर को भी मेंटेन करता है, और सबसे मेन आपके ब्रेन को ड्राइंग होने से बचाता है या फिर सूखने से बचाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड या फिर थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज well protected in bony box called cranium of the skull. It is soft, whitish, large size and slightly flattened. The brain is about 1300 to 1400 in weight and 1300 to 1500 in cc in volume. The brain develops to its full size at the age of 6 years and contains about 30,000 million neurons. तो उसके बाद हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज फॉलोज। तो एक्चुअली आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो सबसे आगे वाला पार्ट है जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, जो मिडल पार्ट है उसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट है जिसको हम हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो फोर ब्रेन सब डिवाइडेड है, फोर ब्रेन के भी डिवीजन है। तो सबसे पहला है आपका ऑल फैक्ट्री लोब्स, उसके बाद है आपका सेरेब्रम, और सबसे लास्ट वाला जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। उसके बाद मिड ब्रेन के भी 2 सब पार्ट है। तो सबसे पहला है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और सेकंड है क्रियूरा सेरेब्री। और जो हाइंड ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है आपका सेरेबेलम, उसके बाद है आपका पॉन्स वरोली, और सबसे बाद उसका सबसे लास्ट वाला जो ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस पार्ट में सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन का जो सब पार्ट है या फिर सब डिवीजन है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। The olfactory lobes are paired small solid bodies present ventrally in the forebrain. They are covered by cerebral hemisphere dorsally and can be visible only by ventral side. They have olfactory tubes and olfactory tracts. Olfactory tracts merge in the area of temporal lobe. The olfactory bulbs are concerned with sense of smell. Male have small olfactory bulbs as compared to female, so female have strong sense of smell. तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का जो मेजर फंक्शन है वो है स्मेल को डिक्टेट करने का काम, मतलब स्मेल को पहचानता है, वो खुशबू को पहचानने का काम आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स करता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स 2 पार्ट से बने हुए हैं। तो पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी ट्यूब और सेकंड है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। जो आपका ऑल्फैक्टरी
ट्रैक्ट है वो आपके टेम्पोरल एरिया में या फिर टेम्पोरल लोब में मर्ज हो जाता है, और जो आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब्स रहता है वो एक रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका स्मेल और टेस्ट को पहचानने का काम करता है। और ये डॉर्सली मतलब ऊपर से ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर से ढके हुए हैं, इसे हम सिर्फ आगे से देख सकते हैं या फिर आगे से ही हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट जिसका नाम है सेरेब्रम। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट complex part of the forebrain. It makes about 80 to 85% of total weight of the brain. Cerebrum is divided into two cerebral hemispheres by a median longitudinal fissure. Both of the cerebral hemisphere are interconnected by thick band of transverse nerve fibers known as corpus callosum. Both of the cerebral hemisphere are filled with the CSF, which are known as lateral ventricle. The roof of lateral ventricles is covered with pallium. The surface of cerebral hemisphere is known as cerebral cortex. It is termed as gray matter due to large collection of साइटॉन्स। तो सेरेब्रम के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो सेरेब्रम आपके ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। यह आपके ब्रेन के जो कवरिंग परसेंटेज है उसमें से वो 80 to 85% का भी हिस्सेदारी रखती है। मतलब मोर देन 50%, मतलब मेजर पार्ट आपका सेरेब्रम ही है। तो एक्चुअली सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट सेरेब्रम और राइट सेरेब्रम। और वो दोनों जो सेरेब्रम है वो कनेक्टेड है या फिर जॉइंट है एक मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फीचर्स, मतलब एक थिक नर्वस या फिर थिक फाइबर से एक साथ जुड़ी हुई है जिसका नाम है कॉर्पस कैलोजम। और जो आपके दोनों जो सेरेब्रम है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है या फिर सीएसएफ की प्रेजेंटी उसमें पाई जाती है। एक कैविटी, उसी कैविटी को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये जो कैविटी है वो आपके लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी प्रेजेंट है और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी प्रेजेंट है। और जो सरफेस है, जो दोनों लैटरल वेंट्रिकल्स, जो भी हम वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का जो सरफेस है वो कौन से पार्ट से कवर है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं पैलियम या फिर पेलियम उसको हम बोलते हैं। तो जो सेरेब्रम का जो सरफेस है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, जो दो पार्ट है, जो दोनों पार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं एक थिक बैंड ऑफ फाइबर से, उसको हम कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको एक पार्ट को हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो सरफेस है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और उसको हम ग्रे मैटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ग्रे कलर में दिखाई देता है। और वो ग्रे कलर में किस के वजह से दिखाई देता है, वो बहुत नंबर ऑफ साइटॉन्स, द इंक्रीज नंबर ऑफ साइटॉन्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंडिकेट्स द ग्रे मैटर ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद हम देखेंगे सेरेब्रम का जो पार्ट या फिर जो मेजर पार्ट्स है, ईच cerebral hemisphere is divided into various lobes. So that lobes are frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. मतलब आपका जो सेरेब्रम है, each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes. तो first lobe is frontal lobe, second one is the parietal lobe, the third one is occipital lobe, and fourth one is the temporal lobe. Moving towards the next slide, we will continue about the cerebrum. It is highly folded due to elevation and depression. This folding increases the surface area. More the gray matter, more the surface area. The
more the gray matter is linked with human intelligence. The deeper part of cerebral hemisphere is known as cerebral medulla, which contain cerebral white matter which contains axons of neurons. Masses of gray matter located in white matter is known as basal ganglia. Three sulcus, namely central sulci, lateral sulci, and parieto-occipital sulci, divides each cerebral hemisphere into four lobes known as frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो सरफेस है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो उसके नीचे ही आपका सेरेब्रल मेडुला प्रेजेंट है और सेरेब्रल मेडुला आपका व्हाइट मैटर से बनाई जाती है या फिर व्हाइट मैटर से फॉर्म हो चुकी है। और जो ग्रे मैटर है उसका डायरेक्ट लिंक है या फिर उसको डायरेक्ट लिंक किया जाता है हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस से। और जो मैंने आपको पहले स्लाइड में डायग्राम दिखाया था, जो कि आपका ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और जो टेम्पोरल लोब है वो भी डिवाइडेड है एक दूसरे के साथ एक सल्काई से, मतलब एक ब्रिज है या फिर एक काइंड ऑफ रिजेस है आपके सेंट्रल और पैराइटल सर्कस के पैराइटल लोब के बीच में, जिसको हम सेंट्रल सर्कस बोलते हैं। जो आपका जो लैटरल सल्का है वो आपका पैराइटल सर्कस और टेम्पोरल सर्कस को डिवाइड करता है, या फिर पैराइटल लोब और सेंट्रल पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब को डिवाइड करता है। और जो आपका पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्का है वो आपके पैराइटल लोब और जो ऑक्सीपिटल लोब है उसको डिवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The frontal lobe and parietal lobe is separated with central sulcus. Parietal lobe and temporal lobe is separated with lateral sulcus, while parieto-occipital sulcus separates parietal lobe and from occipital lobe. General motor areas which control voluntary activities is located in the frontal lobe, along with the ability of intelligence, memory, judgment, and problem solving. Broca's area is motor speech area and translate thoughts into speech and controls the activities of tongue, lips, and vocal cords. तो जो फ्रंटल, जो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जो सेंट्रल सर्कस है वो आपका फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को डिवाइड करता है। जो आपका लैटरल सर्का है वो आपके पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब को डिवाइड करता है। और जो आपका पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्का है वो आपके पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को डिवाइड करता है। और इसके अंदर जो आपका फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब ये चारों के चारों जो फीचर्स है वो आपके फ्रंटल लोब में दिखाई देते हैं। उसके बाद जो ब्रोकाज एरिया है जो भी आपके फ्रंटल लोब में ही प्रेजेंट है, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया एक ऐसा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जिसका काम या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपके मोटर स्पीच एरिया को कंट्रोल करता है। मतलब आपके टंग के एक्टिविटी को, आपके लिप्स के एक्टिविटी को और आपके वोकल कॉर्ड्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है आपका ब्रोकास एरिया। उसके बाद हम देखेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये ब्रेन एनाटॉमी है। ये है आपका फ्रंटल लोब ग्रीन कलरेशन का। ये जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम पैराइटल लोब बोलते हैं। ये जो आपको रेड कलरेशन का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला जो आपके बैक में प्रेजेंट है इसको हम ऑक्सीपिटल लोब भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। जनरल सेंसरी एरिया कंसर्न्ड विथ sensation of temperature, touch, pressure, pain, and speech is located in the post-central gyrus of parietal lobe. Sensory speech area is known as
we recognize area. The area concerned with the sense of smell, sense of hearing, sense of taste are located in the temporal lobe. Occipital lobe carries the sensory visual area concerned with sense of vision, and association visual area for perception, analysis, and storing information obtained by sight. Diencephalon is present below corpus callosum above the midbrain. It is completely covered with the cerebral hemisphere. तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि आपका जो ब्रोकाज एरिया है वो आपका मोटर स्पीच एरिया को कंट्रोल करता है, मतलब आपके वोकल कॉर्ड्स, आपके लिप्स और आपके टंग के एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। वैसे ही रिकग्नाइज एरिया है ब्रोकाज एरिया के साथ साथ वो आपके सेंसेशन ऑफ सेंसेसरी स्पीच एरिया को कंट्रोल करता है। और जो आपका फ्रंटल लोब है वो चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन प्रेशर, पेन और स्पीच को भी कंट्रोल करता है। जो आपका टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब जो आपके साइड में प्रेजेंट है, आपके कानों के ऊपर जो लोब प्रेजेंट है, या फिर आप ऐसे भी उसको याद कर सकते हो, जो जो लोब आपके कानों के पास है तो वो आपका सेंस ऑफ हियरिंग को भी रेगुलेट करता है, आपके सेंस ऑफ स्मेल को भी रेगुलेट करता है और साथ ही साथ आपके सेंस ऑफ टेस्ट को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद जो आपका ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है या फिर उसका क्या रेगुलेशन है, वो आपके जो आप देखते हो, जो आपके सेंसरी विजुअल एरियाज है उसको स्टोर करने का काम और साथ ही साथ उसको इंटरप्रेट करने का काम भी करता है। उसके बाद हम देखने वाले जो थर्ड पार्ट है, मेजर पार्ट है आपका फोर ब्रेन का, जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। वो आपके सीधा कॉर्पस कैलोजम के नीचे ही प्रेजेंट है और नीचे से मिड ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब वो कॉर्पस कैलोजम और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे फंक्शन से आपके जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो लोब्स है उसके ये सारे फंक्शन है। तो जो आपका फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब आपके अंदर ब्रोकाज एरिया, फ्रंटल लोब के अंदर ब्रोकाज एरिया भी है। ये जो सेंट्रल सर्कस है उसके साथ ही साथ पैराइटल लोब भी है, उसके फंक्शन है। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। उसके बाद हम देखेंगे जो डायनसेफेलॉन है, विच कम्युनिकेट्स विद द लैटरल वेंट्रिकल through a narrow opening known as foramen of Monro. Epithalamus is the roof of diencephalon, which gives an upward projection of a pineal body. Epithalamus and pineal body works together as an endocrine gland which secretes two hormones like serotonin and melatonin. Serotonin and melatonin are responsible for metabolic activities and biological rhythm respectively, or all sensory impulse except olfactory impulses pass through the thalamus of cerebrum. Hypothalamus is the roof of diencephalon, which gives downward projection known as pituitary gland is known as a master gland. Anterior hypothalamus shows crossing of two optic nerves known as optic chiasma. तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जो आपका डायनसेफेलॉन है वो एक्चुअली दो टाइप, उसमें भी दो डिवीजन है। तो सबसे पहला जिसका नाम है इपीथैलेमस, तो इपीथैलेमस उसको हम रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन बोलते हैं। तो इपीथैलेमस के पास या फिर इपीथैलेमस को ही लग के एक आउटर प्रोजेक्शन है जिसको हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड एक एक्चुअली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि दो टाइप के केमिकल्स को या फिर दो टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो पहला है आपका सेरोटोनिन और सेकंड है आपका मेलाटोनिन। और जो हाइपोथैलेमस है जो कि इपीथैलेमस के ऑपोजिट में ही प्रेजेंट है, तो आपके हाइपोथैलेमस में भी एक
आउटरोडिंग पार्ट है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और वो बहुत सारे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने का काम भी करता है या फिर रेगुलेट करता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड इस चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। Diencephalon is the relay center for the motor and sensory impulses between spinal cord, brainstem, and various parts of the cerebral cortex. It maintains homeostasis. Hypothalamus is a coordinator between nervous system and endocrine system. It secretes the neurohormone stimulating and inhibiting factor which influences the pituitary gland। मतलब डायनसेफेलॉन के अंदर जो इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत बड़ा अहम रोल रखने के साथ ही साथ वो एक रिले सेंटर का भी काम करता है। रिले सेंटर का मतलब वो एक ब्रिज का काम करता है, मतलब जो सेंसेशन जो आपके सेंस ऑर्गन लेके आते हैं वो पहुंचाने का काम, वो आपके सेरेब्रम को पहुंचाने का काम आपका डायनसेफेलॉन करता है। और साथ ही साथ वो एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। एंडोक्राइन सिस्टम के बीच और जो नर्वस सिस्टम के जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करने का काम भी आपका डायनसेफेलॉन करता है। तो सबसे मेन एग्जांपल या फिर जो सबसे मेन एग्जांपल है जो एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम से, वो है आपका होम्योस्टैसिस। मतलब आपके होम्योस्टैसिस का मतलब है आपके बॉडी को एक ऐसे टेम्परेचर में सेट करना जो कि एक सराउंडिंग के हिसाब से एक ऑप्टिमम हो। मतलब बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ठंड है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। अगर आपके बॉडी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपके बॉडी को इस टाइप का मॉडिफाई या फिर इस टाइप की मॉडिफिकेशन दी जाती है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो, आपकी बॉडी को बहुत कूल रखता है ताकि आप बहुत ही हॉट टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सके। तो ये काम है आपका डायनसेफेलॉन का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, ये हम देखेंगे कि आपका पीनियल ग्लैंड और आपका हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस को लग के या फिर इसी हाइपोथैलेमस को कनेक्टेड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये जो आपको ब्लू कलरेशन का पार्ट दिखाई दे रहा है ये है आपका पीनियल ग्लैंड जो कि आपके इपिथैलेमस को कनेक्टेड है या फिर लिंक्ड है। और पीनियल ग्लैंड और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दोनों आपके एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर एक शानदार या फिर बहुत ही इजी लैंग्वेज में ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamasterblogs.blogspot.com। उस पर मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ब्लॉग्स डाले हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं।